हाँ बेटा, सबसे पहले एक्चुअली में जो हमारी सबसे पहली थ्योरी थी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में हमने क्या किया था कि न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, इस फॉर्मूले को स्टडी किया था। और मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि तीन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव थ्योरी। पहला फिनोमिना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फिनोमिना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम आज स्टडी कर लेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी के एकदम बाद। और तीसरा लाइन स्पेक्ट्रम। ये तीन ऐसे फिजिकल फिनोमिना थे जो हमारे वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी प्लांक क्वांटम थ्योरी आई। और जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो मैटर के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, या सपोर्ट करती है। अब इसके अंदर प्लांक क्वांटम थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, सभी बच्चे उन्हें बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट समझ में आ जाएंगे तो ये तीनों इशू थे ये बड़ी आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो पोस्टुलेट्स थे इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेटा, जो प्लांक क्वांटम थ्योरी थी ये मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ठीक है ना, और इसे प्लांक क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो इसके अंदर पहला जो पोस्टुलेट है इसका, फर्स्ट पोस्टुलेट, इन्होंने बोला कि द रेडियंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी इमिट आउट होती है, जो निकलती है, द रेडियंट एनर्जी इज इमिटेड, और अगर कोई मतलब मैटर एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एब्जॉर्ब discontinuously in the form of small packets of energy, ठीक है, called as quanta, called as quanta, ठीक है, called as quanta। इस क्वांटा को भी क्वांटम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना नोट करके, इन केस ऑफ सनलाइट these quanta known as photon, कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्वांटा और फोटोन सेम होते हैं, बस सनलाइट के केस में या विजिबल रीजन में हम क्वांटा को ही फोटोन कह देते हैं। बाकी जितने हमारे रेडिएशन है गामा रेज से लगा के रेडियो वेव तक, सारे में कॉमन टर्म यूज की जाती है क्वांटा। प्लांक के पहले पोस्टुलेट के हिसाब से कि जो एनर्जी हमारी रेडिएंट एनर्जी, चाहे वो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, कुछ भी हो, वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी की फेस में या तो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही क्या कहेंगे हम, क्वांटा कहेंगे। ठीक है ना, और इन क्वांटा को हम सनलाइट के केस में फोटोन भी कहेंगे। तो ये पहला पोस्टुलेट था। इसके बाद दूसरे पोस्टुलेट्स की तरफ बेटा इसके बढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे बच्चे सारे। जो सेकंड पोस्टुलेट्स है, सेकंड पोस्टुलेट्स है प्लांक क्वांटम थ्योरी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स the energy of each quantum, एक मिनट, is directly proportional
टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब देखो ध्यान से, कोई भी रेडिएशन है हमारा, उसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी वैसे ही हमारी एनर्जी वेरी करेगी। ये बात सारे बच्चों को पता है कि जब हमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाना होता है तो एक कांस्टेंट लेना होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लिया जाता है एच। क्या कांस्टेंट लेते हैं? एच, एच न्यू। ये बात ध्यान रखनी है कि जो एच है हमारा, इसे कहते हैं बेटा प्लांक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? प्लांक कांस्टेंट। और जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो भी आप याद रखेंगे, 6.626 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। एक तो ये जूल सेकंड में है, आप चाहो तो इसे किलो जूल सेकंड पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरी वैल्यू दूसरे टाइम पे 3.99 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -13 किलो जूल सेकंड मोल इनवर्स। ठीक है, वैसे हम ज्यादातर 99% केसेस में केवल इस वाले जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड का ही यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा आप चाहो तो एडिशन कर सकते हो। एच प्लांक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई, आपको पता होगा कि जो न्यू होता है हमारा, न्यू लैम्बडा इक्वल टू सी होता है, और न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? सी अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्बडा वेवलेंथ है, ये बात आपको पता है। तो न्यू की जगह आप सी अपॉन लैम्बडा भी रख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाता है मेजर फॉर्मूला पोस्टुलेट्स नंबर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में बेटा द एनर्जी associated with Avogadro number या 1 mole of क्वांटा। 1 मोल मतलब आपको पता ही है ये क्या किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो एक्चुअली में जो एनर्जी हमने अभी निकाली है E इक्वल टू एच न्यू, ये है फॉर 1 क्वांटा, है ना। ये क्या है? फॉर 1 क्वांटा, बस 1 क्वांटा है यहाँ पे। पर जरूरी थोड़ी है, क्वांटा तो बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता चली जाएगी क्वांटा बढ़ता चला जाएगा। पर ध्यान रखना कि जो क्वांटा होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते। डिस्क्रीट मतलब क्वांटा 1 2 3 4 वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनके बीच में पर्टिकुलर गैपिंग होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए इन्हें पैकेट्स ऑफ बंडल कहते हैं, ना कि इसे कंटिन्यूअस हम बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मोल के लिए एनर्जी निकालना चाहता हूँ, ये जो E इक्वल टू एच न्यू है केवल एक सिंगल क्वांटा के लिए है, फॉर 1 क्वांटा या सिंगल क्वांटा। पर अगर मैं 1 मोल क्वांटा के लिए एनर्जी निकालूंगा तो E इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पर 1 मोल की का जो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से n नोट ऐसे लिख देता हूँ, डॉट एच न्यू। यहाँ पर जो n नोट है हमारा, n नोट है हमारा, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, और इसकी वैल्यू हो सकती है मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 क्वांटा। ठीक है ना। एक बात और, अगर हम 1 मोल 2 मोल 3 मोल इस टाइप से अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उस केस में हमारा एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू एन एच न्यू। क्या बन जाएगा? E इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इस तरीके से सपोज करो आप 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं E1 एच न्यू, 2 मोल के लिए निकाल रहे हैं तो E2 2 एच न्यू, 3 मोल के लिए निकाल रहे हैं E3 3 एच न्यू। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग एनर्जी निकल सकती है। यहाँ पर एक बात इंक्लूड करनी जरूरी है,
आप n को नंबर ऑफ मोल्स भी मान सकते हैं, अगर आप 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल इस तरीके से एनर्जी को निकालना चाहते हैं, या आप इंडिपेंडेंट 1 2 3 जैसे फॉर 1 क्वांटा, फॉर 2 क्वांटा, फॉर 3 क्वांटा, फॉर 4 क्वांटा इस तरीके से भी n का यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, मोल में दे रखा होगा पर मोल में तो 1 2 3 4 मोल मानिए, और अगर वो कहता है कि 1 क्वांटा या 2 क्वांटा तब पर क्वांटा टर्म यूज करेगा तो तब n की वैल्यू तब भी 1 2 3 4 रहेगी। बस वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट किस तरीके से। यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्वांटा वाले को। E इज इक्वल टू, ये एवोगैड्रो नंबर है हमारा, डॉट h मल्टीप्लाई न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, c अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 2 बन जाता है, और ये था फॉर्मूला नंबर हमारा 1। तो आई होप बेटा ये बात भी आप लोगों को जरूर। देखो बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, हमने यहाँ पर एक मेटल का पीस ले रखा है, आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, हमने एक मेटल का पीस लिया है, मेटल का सरफेस लिया है, यहाँ पर सनलाइट को अप्लाई किया है ना, किसी एनर्जी की लाइट को अप्लाई किया है, ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया है। हमने पूरा एपरेटस बना रखा है, आप ध्यान से देखोगे कि जो डिटेक्टर है और जो मेटल सरफेस है उसके बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम चैम्बर है, यानी वहां पर कोई भी गैस कोई भी पार्टिकल नथिंग, यानी कोई भी कनेक्टर नहीं है। पर जब हम यहाँ पर लाइट डालते हैं या कोई रेडिएशन हम यहाँ पर डालते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये देखा गया कि हमारी एमीटर में कुछ रीडिंग शो होती है। एमीटर में रीडिंग शो कब होगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा। अब जब वैक्यूम था तो ये सर्किट कंप्लीट किसने किया, तो सर्किट कंप्लीट होने का एक ही कारण हो सकता है कि मेटल सरफेस पर लाइट ने स्ट्राइक किया, और जो डिटेक्टर था हमने उसे पॉजिटिव बना के रखा, तो जो पॉजिटिव डिटेक्टर होगा उसके ऊपर कोई निगेटिव बॉडी आएगी, सीधी सी बात है। तो जरूर मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रीम निकले होंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और जैसे वो डायरेक्ट डिटेक्टर से कोलाइड किए होंगे तो तब जाके हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली ये है कि जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं तो मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, कुछ संभावना रहती है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं सनलाइट के अप्लाई करने से मेटल सरफेस के ऊपर, तो इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में आई होगी। अब कुछ कंडीशंस हैं या ऑब्जर्वेशंस आप कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑब्जर्वेशंस ऑफ, एक मिनट रुकेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ऑब्जर्वेशन में कुछ इस तरीके से है कहानी। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन केवल बस निकल भर जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे मेटल सरफेस है और यहाँ पे हमने किसी रेडिएशन को डाला और बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला, केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कुछ नहीं हुआ। तो ये है हमारा केस फर्स्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहा है। देखो इसके पीछे का साइंस थोड़ा सा अगर हम समझें, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन है वो ही जनरली हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से या एनर्जी के इफेक्ट की वजह से बाहर निकलता है। यहाँ पर वो प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। अब इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेडिएशन को अप्लाई किया है, जिसकी एनर्जी हमने एच न्यू मानी है ना, फिलहाल हमने एच न्यू मानी। अब यहाँ पर इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ये रेडिएंट एनर्जी आपने डाली, इस रेडिएंट एनर्जी ने इस अट्रैक्शन को ब्रेक किया और हमारा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया। तो यहाँ पर
एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की आवश्यकता होती है या मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है जो इस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है और हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो ये मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू जस्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस known as threshold frequency, threshold frequency। और बेटा जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, ये न्यू नोट, ये न्यू के ऊपर एक नोट बना दिया, न्यू नोट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ न्यू नोट, ठीक है। तो ये न्यू नोट के इक्वल होती है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाता है, निकल के बाहर चला जाता है। तो ये हो जाता है हमारा केस नंबर फर्स्ट।